सुबह के समय विनीता रसोई में खाना बना रही होती है। तभी गैस चूल्हा अचानक बुझ जाता है तो विनीता अपने सर को पकड़कर कहती है, हे भगवान, लगता है गैस सिलेंडर फिर खत्म हो गया। ये मुसीबत भी ना नाश्ते के समय पर ही आनी होती है। विनीता बोल ही रही होती है कि तभी हॉल में बैठा उसका पति नीलेश उसे आवाज लगाकर कहता है, अरे वनीता, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? जल्दी करो, मुझे ऑफिस भी निकलना है। जल्दी करके भी क्या ही फायदा है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है सुबह सुबह ही। सब्जी बनी है और रोटी नहीं बन पाई है। अरे यार, ये बड़ी मुसीबत है। समय से तुम गैस सिलेंडर वाले को फोन क्यों नहीं कर देती ताकि ये सब झंझट ना रहे। सारा किया धरा उस सिलेंडर वाले का ही तो है। पता नहीं सिलेंडर के साथ क्या छेड़खानी करता है कि सिलेंडर 1 महीना भी ढंग से नहीं चलता। ये सब मुझसे मत कहो, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। नीलेश अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकलता है तो देखता है गली में सिलेंडर वाला किसी के घर का सिलेंडर देने जा रहा होता है। तभी नीलेश उसे आवाज लगाकर बुलाता है, अरे अरे सिलेंडर वाले भैया, सुनो तो जरा। अरे नीलेश भाई, कैसे हो? सब ठीक है ना? क्या खाक ठीक है। सुबह सुबह सिलेंडर खत्म हो गया। तुम्हारी गाड़ी में फालतू सिलेंडर हो तो मेरे घर दे आओ। ये अच्छा मौका है, इसी बहाने इसके सिलेंडर से दाम ज्यादा वसूलूंगा। अरे क्या सोचने लगे? सिलेंडर तो मैं दे आऊंगा, लेकिन थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे क्योंकि आपको एकदम से जरूरत है। लेकिन मैं तो हिसाब से ही लाया हूँ सिलेंडर। अरे कुछ दिनों बाद में हमारे घर भी तो देने आओगे ना, तो फिर किस बात के ज्यादा पैसे? देखिए, अभी सिलेंडर चाहिए तो ज्यादा पैसे लगेंगे। बोलो जल्दी, वरना मैं चला। अभी सिलेंडर नहीं लिया तो रात में विनीता खाना बनाने में फिर नखरे करेगी। ठीक है, तुम सिलेंडर रख कर आओ और बता दो कितने पैसे हुए। अब इस तरह सिलेंडर वाला मुकेश नीलेश की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे सिलेंडर के दुगने दाम वसूल लेता है और उन पैसों को लेकर चला जाता है। मुकेश घरों में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया करता था, लेकिन वो एक नंबर का बदमाश इंसान था, क्योंकि वो घरों में सिलेंडर पहुंचाने में घपला करता और कभी कभी लोगों से सिलेंडर के मनमाने दाम वसूलता था। एक रोज की बात है, मोहल्ले में नए आए विनीता के पड़ोसी यहाँ मुकेश सिलेंडर पहुँचाने आता है और घर के बाहर आवाज लगाते हुए कहता है, सिलेंडर आ गया है। उसकी आवाज सुनकर सुनिधि बाहर आती है। सुनिधि बहुत सुंदर थी, जिसके कारण सिलेंडर वाला उसे एकटक निहारता ही रहता है। तभी सिलेंडर देखकर सुनिधि कहती है, आप ही इस मोहल्ले में सिलेंडर दे जाते हैं क्या? जी, मैं इस मोहल्ले का सिलेंडर वाला हूँ। आप कहे तो रसोई में आकर सिलेंडर लगा दूं? नहीं नहीं, आप बस घर में पहुँचा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। लगता है आप इस मोहल्ले में नहीं आई हैं। देखिए, सिलेंडर बहुत भारी है, आप रसोई तक नहीं ले जा पाएंगे। मैं मदद कर देता हूँ। इतना कहकर मुकेश जबरदस्ती सिलेंडर लेकर घर में घुसने की कोशिश करता है। सुनिधि उसे रोकती है, फिर भी वो नहीं मानता। तभी विनीता किसी काम से अपने घर के बाहर आती है और सिलेंडर वाले को सुनिधि के घर पर देखकर वहाँ जाती है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना विनीता बहन, ये सिलेंडर वाला कैसे बदमाशी कर रहा है। बदमाशी मतलब? हाँ विनीता बहन, लाख मना करने के बाद भी जबरदस्ती घर के अंदर घुस रहा है। अरे भला ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम सिलेंडर यहीं रख दो और पैसे लेकर जाओ, समझे? ये कहाँ से टपक पड़ी? अच्छा भला मैं इस आइटम को देखकर आंखें सेक रहा था, इसने आकर सारा मजा खराब कर दिया। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, सुना नहीं क्या? जा ही रहा हूँ, मैं तो बस सिलेंडर ही पहुँचाने आया था। लेकिन बिना पैसे कैसे जाऊँ? सिलेंडर का दाम तो दे दो। हाँ हाँ लाती हूँ। इतना कहकर सुनिधि उसे फटाफट पैसे लाकर दे देती है और सिलेंडर वाला उसे घूरते हुए चला जाता है। तभी विनीता सुनीता से कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप आ गई, अच्छा हुआ। इस सिलेंडर वाले की नीयत कुछ ठीक नहीं लगी मुझे। वैसे ठीक तो कुछ मुझे भी नहीं लगा था। तो जब घर में कोई ना हो, सिलेंडर वाले से थोड़ा सावधान रहा करो। इस घटना से सुनिधि के साथ साथ विनीता भी समझ जाती है कि सिलेंडर वाला मुकेश बहुत बदमाश है। समय बीतता है और एक रोज मोहल्ले में किसी के घर में सिलेंडर चोरी होने की खबर आती है तो मोहल्ले में सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी पता चलता है कि जिस घर में सिलेंडर चोरी हुआ वहाँ कुछ देर पहले सिलेंडर वाले मुकेश को देखा गया था। पुलिस द्वारा उससे पूछताछ भी की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथों कोई खास सबूत नहीं लगता। एक रोज विनीता के घर मेहमान आए होते हैं कि तभी फिर से उसके घर में सिलेंडर खत्म हो जाता है तो वो गुस्से में कहती है, हे भगवान, जरूरत के समय ही गैस खत्म हो जाती है। जरूर इस सिलेंडर वाले ने मुझे कम गैस वाला सिलेंडर दिया होगा। अब तो इस बदमाश सिलेंडर वाले का कुछ करना ही होगा।
सिलेंडर में गैस कम की समस्या न सिर्फ विनीता को बल्कि मोहल्ले के हर घर में सिलेंडर को लेकर यही दिक्कत आ रही थी, जिससे सभी मोहल्ले की औरतें इससे परेशान होकर सिलेंडर वाले की गैस एजेंसी शिकायत करने का फैसला करती हैं। अगले दिन जब सुनिधि दुकान के सामान लेकर लौट रही होती है, तभी उसे सिलेंडर वाला किसी आदमी से पैसे लेता हुआ दिखाई देता है। तो सुनिधि चुपके से उन दोनों की फोटो अपने फोन में खींच लेती है। साथ ही वो सिलेंडर वाले को हर सिलेंडर में थोड़ी थोड़ी गैस चोरी करके दूसरे सिलेंडर में भरते हुए भी देख लेती है और उसकी भी वीडियो बना लेती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सिलेंडर वाला मोहल्ले में फिर किसी का सिलेंडर पहुँचाने आता है, तो वहाँ सभी मोहल्ले वाले आ जाते हैं और साथ ही पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर तो मानो सिलेंडर वाले के पसीने ही छूट जाते हैं। क्या हुआ मुकेश, पसीने क्यों छूटने लगे तुम्हारे? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। जी इंस्पेक्टर साहब, ये गैस सिलेंडर वाला काला बाजारी करता है, साथ ही सिलेंडर से गैस चोरी भी करता है, जिसका सबूत इस फोन में आपको मिल जाएगा। इतना कहकर सुनिधि इंस्पेक्टर को अपना फोन में वीडियो और फोटो दिखाती है। तभी सिलेंडर वाला वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसे धर दबोचती है। छोड़ दो प्लीज, मैं कहता हूँ छोड़ दो प्लीज। तो जैसे बदमाश को कैसे छोड़ दे? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। इस जैसे बदमाश की जगह सलाखों के पीछे है। सिलेंडर वाले ने वहाँ से भागने की कोशिश करके खुद को मुजरिम साबित कर ही दिया था और उसके गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने के सबूत भी मोहल्ले वालों ने पुलिस को दे दिए थे, जिसके चलते पुलिस मुकेश को वहाँ से ले जाती है और इस तरह पूरे मोहल्ले को उस बदमाश सिलेंडर वाले से छुटकारा मिल जाता है। कुछ लोग गाड़ी में बैठकर रोड से कहीं जा रहे थे। शायद वो किसी शादी से आ रहे थे। रात का समय हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी कि तभी सीमा अपने पति से कहती है, देखा था आज आपने उस रीता को? उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, जरा सी भी शर्म हया नहीं है उसको। मुझे तो इन लोगों के माँ बाप के बारे में सोचकर ही तरस आता है। कैसे परवरिश की है उन्होंने अपनी बेटी की। क्यों, क्या हुआ? अरे उस लड़की रीता ने आज तो हद ही कर दी। देखा कैसे टाइट टाइट कपड़े पहन कर आई थी और उसकी वो जीन्स, हाय राम, इतनी टाइट थी कि क्या बताऊं। हाँ सीमा बहू, तू सही कह रही है। इन लड़कियों के ऐसे कपड़े पहनने से ही हमारे देश में ऐसे बुरे काम होते हैं। अब बताओ, सूट साड़ी पहनकर भी तो वो शादी में आ सकती थी ना, पर वो क्या पहन कर आई? जीन्स और इतना ऊंचा टॉप। राम राम राम, शादी में सारे लड़के उसे ही देखे जा रहे थे। मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने पर जान से मार दूं। हाँ माँ जी, ऐसा तो करना ही चाहिए, तभी ये लड़कियाँ अपनी औकात में रहेंगी। तभी अचानक से उनकी गाड़ी एक सुनसान खंडर के पास आकर रुक जाती है। अरे इसे क्या हुआ? अभी तक तो ये सही चल रही थी। आप दोनों यहीं बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ। राकेश गाड़ी देखता है। तभी एक लड़की जिसने फटी हुई पैंट और टॉप पहना हुआ था, खून से लथपथ डरावनी सी शक्ल लिए चुड़ैल उन दोनों सासू बहू के सामने आ जाती है और सीमा से कहती है, क्या कसूर था मेरा जो तुमने मुझे मारा, सिर्फ इसीलिए कि मैंने जीन्स पहनी थी? बोलो बोलो राकेश, आप कहाँ हो? मैं तुम दोनों के अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगी और अब तुम दोनों भी इस धरती पर और नहीं रहोगी। तुम लोगों ने मेरी जान ली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उन दोनों को गाड़ी से खींचते हुए निकालती है और जोर जोर से उनका सर पेड़ पर मार मार कर उन्हें मार ही डालती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिन लोगों की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। उनको मारने के बाद वो वहाँ लिख जाती है, पैंट फाड़ने वाली चुड़ैल। अगली सुबह, अरे ये क्या हो गया? लगता है ये उसी चुड़ैल का काम है। वो ना जाने और कितने लोगों को ऐसे ही मार डालेगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। जिसने उसके साथ बलात्कार किया वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी। जिसने उसे मारा है उनमें से वो किसी एक को भी नहीं छोड़ेगी। लगता है इन दोनों औरतों की सोच भी रूढ़िवादी होगी, वरना और भी तो लोग यहाँ से जाते हैं, उन्हें तो ये चुड़ैल कुछ नहीं कहती। ये पेट फाड़ने वाली चुड़ैल का बदला है, उस लड़की का बदला जिसे कई लोगों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला और उसका बलात्कार किया। आखिर क्या कसूर था उस बच्ची का? सिर्फ यही कि वो जीन्स पहनती थी और ऐसे रूढ़िवादी लोगों के डराने से भी वो नहीं डरी और जीन्स पहनना नहीं छोड़ा।
ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। कुछ औरतें उसी खंडर से पैदल गुजर रही थी। वो आपस में कुछ बातें कर रही थी। अरे न जाने क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को, उन्हें कुछ काम की बात समझाओ तो मानते ही नहीं। इन जैसी लड़कियों की वजह से ही लड़के क्राइम कर बैठते हैं और ये रेप होने लगते हैं। और क्या, और इस कारण हमारी सभ्यता कितनी पीछे चली गई है। भला ये भी कोई पहनावा हुआ? पहले तो ये लड़कियां खुद गलती करती हैं और जब इनके साथ कुछ गलत हो जाए तो औरों पर दोष मढ़ने लगती हैं। अरे बहन, लड़की की इज्जत तो अपने हाथों में होती है। या तो वो अच्छे कपड़े पहनकर बचा ले या वेस्टर्न कपड़े पहनकर लुटवा ले। अरे मेरी लड़की भी ऐसा करती ना तो भगवान कसम उसे जिंदा जला देती। बताओ सही कह रही हूँ ना मैं बहन? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तभी एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। लड़की को क्या पहनना है और क्या नहीं, ये तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे औरतों की वजह से ही कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है। पर अब और नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक को मार डालूंगी। कौन है यहाँ? तेरी मौत, तुम सबकी मौत। देखो हिम्मत है तो सामने आओ। मुझे देखने के लिए इतनी बेताब हो? हाँ, ये लो। वो चुड़ैल उन सभी के सामने आती है, जिसे देखकर वो सभी औरतें डर जाती हैं। तुम जैसी छोटी सोच वालों को जीने का कोई हक नहीं। तुम लोग इस समाज में खुद को सभ्यता और पहनावे के दायरे में रखकर दूसरी मासूम लड़कियों को यातना देती हो। तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसी लड़कियां खुलकर जी नहीं पाती और आखिर में मेरी तरह मार दी जाती हैं। अब तुम भी नहीं बचोगे, एक एक मरोगे। वो चुड़ैल उन सभी औरतों के पैर और हाथ में रस्सी बांधकर खंडर में बने कुएं में ले जाकर डाल देती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार डालूंगी। उन्हें मारने के बाद वो फिर से लिख जाती है, पैंट फाड़ने वाली चुड़ैल। इन सभी औरतों की लाशें मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। ये खबर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस तक पहुंच जाती है। तभी एक दृष्टि नाम की लड़की इस न्यूज को कवर करने का सोचती है और गांव में पहुंच जाती है। ये खबर कोई आम नहीं है, ये बहुत खास है। ये किसी न किसी की बदले की आग है और मुझे इसके पीछे की सच्चाई का पता तो लगाना ही होगा। दृष्टि सभी गांव वालों से इसके बारे में पूछती है और रात को खुद उस खंडर के पास जाती है और उस चुड़ैल को आवाज लगाती है। देखो सुमन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था, पर क्या तुम जो अब लोगों के साथ कर रही हो वो सही है? वो चुड़ैल उसके सामने आती है। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में सब पूछा, पर तुम्हारी कहानी नहीं जानती। मेरी कहानी? मैं एक 18 साल की लड़की थी। मुझे जीन्स पहनना पसंद था, पर मेरे गांव में ही कुछ लोग थे जो खुद को धर्म और सभ्यता का रखवाला मानते थे। उन्होंने मुझे जीन्स पहनने से मना किया, पर मैंने उनकी नहीं मानी, जिनसे उनकी सोच को झटका लगा। और एक रात जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि तभी टाइट जीन्स में अपने पुष्पा के पास आ जा। तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? चल तुझे बताते हैं। फिर वो लफंगे उसे खंडर के पास ले जाते हैं और रेप करने के बाद मार देते हैं। मैंने बस तभी से ही ये तय कर लिया कि ऐसी छोटी सोच रखने वालों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार डालूंगी। उन कमीनों को तो मैंने कब का मार दिया, पर अब ऐसी सोच वाली लोगों को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। सुमन, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। ऐसे तो जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया, तुम वही उन लोगों के साथ कर रही हो, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा तुम और उन लोगों के बीच? देखो, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और ऐसे रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों को जेल के पीछे पहुँचा कर रहूंगी। तुम मेरा भरोसा कर सकती हो। तुम सच कह रही हो? हाँ सुमन, मैं सच कह रही हूँ। दृष्टि, तुम मेरी कहानी सबको सुनाना, ताकि मेरी जैसी और कोई भी लड़की ऐसी रूढ़िवादी लोगों की नई शिकार ना बने। सुमन वहाँ से चली जाती है। दृष्टि उसकी कहानी सब लोगों के सामने लाती है और सुमन को इंसाफ दिलाती है और ऐसे लोगों को ये संदेश देती है कि लड़की किसी की मोहताज नहीं, उसे जो पहनना है वो पहन सकती है और उसके पहनावे पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।